हम ख्याल तो अपना पूरा रख रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ कर रहे हैं कि ये जो नेक प्रॉब्लम है, वो नेक प्रॉब्लम ना रह के अब क्राइसिस और क्या मैं सही कह रही हूँ पैंडेमिक में बदलती जा रही है। जैसे कि कोविड पैंडेमिक था, कमर का दर्द और गर्दन का दर्द भी एक पैंडेमिक की तरह फैल गया पूरी दुनिया में। बच्चों से लेकर बड़ों तक आप हमें बता दीजिए आजकल हमारा पोस्चर कैसा रह रहा है और हमें पोस्चर एक्चुअली में रखना कैसे चाहिए। अगर हमारा पोस्चर गलत हो, जैसे कि झुक के बैठें, गर्दन को गलत झुका के रखें, मांसपेशियों पे, लिगामेंट्स पे, जोड़ों पे तनाव आने लगता है। मिलिट्री पोस्चर की जरूरत नहीं है, पर ठीक पोस्चर रखना बहुत जरूरी है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं उन स्वास्थ्य समस्याओं की जो आज हर घर, हर ऑफिस और हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। आज हम बात करेंगे गर्दन के दर्द, सर्वाइकल प्रॉब्लम, सिर दर्द और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों की, जो कभी उम्र से जुड़ी मानी जाती थी, लेकिन आज 20 से 30 साल के युवाओं में भी ये तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल फोन, गलत बैठने की आदत, नींद की कमी, गलत तकिया, ज़्यादा या गलत एक्सरसाइज हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी गलतियों पर, हमारी रीढ़ पर भारी पड़ रही हैं। और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, देश के जाने माने स्पाइन सर्जन डॉक्टर एच.एस. छाबड़ा जी। डॉक्टर छाबड़ा, बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर छाबड़ा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर छाबड़ा इस समय एक्शन बालाजी हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं और इससे पहले इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर के साथ जुड़े हुए थे। 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है स्पाइन सर्जरीज़ में और अब रोबोटिक सर्जरीज़ भी करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इस बीमारी के बारे में बताऊं तो ये बीमारी आजकल ऐसा लग रहा है कि क्राइसिस बनती जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कि डॉक्टर छाबड़ा की से जब हमने बात की कि सर आप टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आ जाइए, तो उन्होंने कहा कि मेरी ओपीडी सुबह 10 बजे से शुरू होती है और रात के 11 बजे तक चलती है। इसका अंदाज़ा आप इसी तरीके से लगा सकते हैं कि ये गर्दन के इशू जो हमको बड़ा कॉमन सा लगता है, ये स्पाइन के इश्यूज़ इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं। आइए डॉक्टर छाबड़ा से ही आज बातचीत करते हैं। डॉक्टर छाबड़ा, सबसे पहला सवाल यही आपसे कि हम गलत कहाँ हो रहे हैं। हम ख्याल तो अपना पूरा रख रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ कर रहे हैं कि ये जो नेक प्रॉब्लम है, वो नेक प्रॉब्लम ना रह के अब क्राइसिस और क्या मैं सही कह रही हूँ पैंडेमिक में बदलती जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि कोविड पैंडेमिक था, कमर का दर्द और गर्दन का दर्द भी एक पैंडेमिक की तरह फैल गया पूरी दुनिया में। और इसके कई कारण हैं। एक तो हमारी जीवन शैली, बट शायद अगर हम नज़रअंदाज ना करें जब हमें कमर का दर्द हो। जीवन शैली तो अच्छी रखनी होती है, बट अक्सर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि मेरे को गर्दन का दर्द हुआ, सोचा कि ठीक हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस तो सबको होती है, और धीरे धीरे बढ़ता गया, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, नज़रअंदाज करना। ठीक जीवन शैली ना रखना तो है ही, पर अगर हम इसको नज़रअंदाज करते हैं तो ये बहुत महंगी साबित हो सकती है हमें। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके साथ साथ ये बताइए कि आखिरकार आप मॉडल भी लेकर आए हैं, ये नेक प्रॉब्लम्स जनरेट कहाँ से होती है, ये बढ़ती कैसे हैं? क्योंकि हमें बहुत देर से पता चलता है, हर रोज़ सुबह उठते हैं तो एक अकड़न सी महसूस होती है, नेक हिलती नहीं है। बड़ा कॉमन सी चीज़ लग रही है, लेकिन क्या ये असल में इतनी कॉमन है? बहुत आम कारण है कमर का दर्द और गर्दन का दर्द। WHO के हिसाब से भी सबसे आम कारण है डिसेबिलिटी का, ना खाली भारतवर्ष में, विश्व भर में। जुकाम के बाद सबसे आम कारण ही कमर का दर्द और गर्दन का दर्द है बीमारी का। तो ये बहुत आम कारण। हम संक्षिप्त में समझते हैं इसका कारण क्या है। आप ये देख रहे हैं, ये मॉडल रीढ़ की हड्डी का, इसमें 33 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। हर हड्डी आगे एक ठोस हिस्सा होता है उसका, पीछे एक गोल आकार की हड्डी होती है जो सुरंग बनाती है, जिसमें नाड़ी तंत्र यानी कि स्पाइनल कॉर्ड ऊपर दिमाग से नीचे आ रही है। हर हड्डी के लेवल पे 2 नसें निकल के शरीर के एक भाग को सप्लाई करती हैं। तो इसमें जो 7 ऊपर की हड्डियां हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, पीठ की 12 हड्डियां थोरैसिक वर्टिब्रा है, कमर की 5 हड्डियां लंबर वर्टिब्रा है, और नीचे सेक्रल और कॉक्सिजियल वर्टिब्रा होते हैं। आगे 2 हड्डियों के बीच में डिस्क है और ये शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। तो रीढ़ की हड्डी सामने से देखें तो सीधी होती है, साइड से देखें तो इसमें डबल एस कर्व है। गर्दन में आगे को सर्वाइकल लॉर्डोसिस, पीठ में पीछे को थोरैसिक काइफोसिस, कमर में आगे को लंबर लॉर्डोसिस
और नीचे हड्डियां जुड़ी होती हैं। तो अगर ये हम कर्व्स को मेंटेन करते हैं तो ठीक पोस्चर है। अगर ये कर्व्स ऑब्लिटरेट होते हैं गलत तरीके से बैठने से, लेटने से, खड़े होने से, तो पोस्चर खराब है। मांसपेशियों पे, जोड़ों पे, डिस्क पे ज़्यादा तनाव आता है और डिजनरेशन जल्दी होती है। अगर हम ठीक पोस्चर में बैठते हैं तो हम ये कर्व्स को मेंटेन कर रहे हैं। पर अगर हमारा पोस्चर गलत हो, जैसे कि झुक के बैठें, गर्दन को गलत झुका के रखें, तो ये कर्व्स ऑब्लिटरेट होते हैं और मांसपेशियों पे, लिगामेंट्स पे, जोड़ों पे तनाव आने लगता है और वहीं दर्द की शुरुआत होती है। दूसरी चीज़ बहुत जो महत्वपूर्ण है समझने के लिए, वो ये है कि इंसान पहले जानवरों की तरह 2-4 पैरों पे चलता था। जब 2 पैरों पे खड़ा हुआ तो रीढ़ की हड्डी के बदलाव में कोई बदलाव नहीं आया। मांसपेशियां इतने तगड़े हो गए कि इंसान को 4 पैरों से 2 पैरों पे खड़ा कर सके। पर रीढ़ की हड्डी अब बायोमैकेनिकल डिसएडवांटेज पे आ गई, क्योंकि ऊपर का सारा भार सहना। तो इसलिए मांसपेशियां मजबूत जब रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। पहले की आप जीवन शैली देखिए, दिन भर खेतों में, घर में, कुएं पे जानवरों के साथ काम करना, पैदल चलना, जो व्यायाम था वो रोज की दिनचर्या में था। पर आज की जीवन शैली देखिए बिल्कुल विपरीत है। तो अलग से जब तक व्यायाम ना जोड़ें तो मांसपेशियां कमज़ोर होते हैं और इससे रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो यही बुनियाद है और यही कारण है क्यों, जैसे कि आप बोल रहे थे, पैंडमिक की तरह फैल गया ये। और दूसरी चीज़ समझने की ज़रूरत है हमें कि जो रीढ़ की हड्डी है वो एक सुरक्षित पैसेजवे बनाती है स्पाइनल कॉर्ड के लिए, नाड़ी तंत्र के लिए। ये दिमाग है, ब्रेन है, इससे नाड़ी तंत्र सुरक्षित पैसेजवे में नीचे आ रही है गर्दन में। तो ये समझना जरूरी है, अगर किसी कारण रीढ़ की हड्डी में या इन्फेक्शन हो जाए या कोई बीमारी हो जाए या चोट आ जाए और इस नाड़ी तंत्र पे असर हो जाए तो नीचे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के सारे फंक्शंस पे असर हो जाता है। जैसे कि हिलाने का एहसास, एहसास शक्ति, सेंसेशन, मलमूत्र नियंत्रण, बावल ब्लैडर कंट्रोल, या कुछ ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं। पूरा हिस्सा नीचे का पैरालाइज भी हो सकता है, जिसे हम टेट्राप्लीजिया या पैराप्लीजिया कहते हैं। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे वार्तालाप इसी तरह आगे जारी रख सकें। बिल्कुल, अगर हमारा जैसे शरीर अगर खड़ा है या बैठा है तो हमारी स्पाइन की वजह से ही बैठा है, लेकिन हम कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसको हमें आज उजागर करना बड़ा ज़रूरी है। वो गलतियां तो आपने बताई कि एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम में एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन जो इस तरीके से हम सोते हैं, क्या वो भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है? बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन क्या है डॉक्टर साहब? जिस तरह सोते हैं, अक्सर क्या होता है कि सीधा सो रहे हैं, बहुत मोटा तकिया लेके सो गए, या पीछे टीवी देख रहे हैं, पीछे गलत पोस्चर में लेट के और टीवी देखते देखते गर्दन एक तरफ मोड़ के सो गए, साइड में सोए और तकिया नहीं लिया। तो अगर हम सोने के पोस्चर को ठीक ना रखें, अगर हमारी मैट्रेस ठीक ना हो, बीच में दबती हो, तो सोचिए 8 घंटे अगर गलत पोस्चर में रहें, अगर गर्दन ऐसे 8 घंटे रहे, अगर उंगली ऐसे आधा घंटा खींच के रखें तो दर्द तो होगी, तो सुबह फिर दर्द महसूस होगी, तो ये गलत है। हाँ, सोने का पोस्चर गलत है। और कुछ आम कारण जैसे कि लगातार मोबाइल झुक के काम करना, लैपटॉप पे बिना ब्रेक के लंबे अरसे पे बैठना, कोई कंप्यूटर नहीं बना, कोई लैपटॉप नहीं बना जिसमें ठीक पोस्चर रख सकते हैं। और सोचिए अगर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे शरीर पे, मांसपेशियों पे, लिगामेंट पे, रीढ़ की हड्डी पे, गर्दन पे तनाव हो तो नतीजा क्या होगा? दर्द तो आएगी फिर। सही कह रहे हैं आप। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया स्लीपिंग पोजीशन कैसे होनी चाहिए, क्या आजकल जैसे सोते हैं, कहते हैं कि उल्टा सोने से ज़्यादा आराम मिलता है, सीधा सोना चाहिए कि कोई एक लेफ्ट या राइट कोई पोजीशन होनी चाहिए? देखिए ऐसा है, सोने का पोस्चर बदलना बड़ा मुश्किल। आप जितनी भी कोशिश कर लें, थोड़ी देर बाद कोई फोटो लेगा तो आप उसी पोस्चर में आगे होंगे जिसमें आपको सोने की आदत है। बचपन से सही आदतें डालें अगर पेरेंट्स बच्चों की, तो सबसे बढ़िया। अगर उल्टा सोते तो गर्दन ऐसे रहेगी, सोचिए अगर ऐसे 8 घंटे रहें तो दिक्कत तो आएगी। अगर सीधा मोटे तकिए पर रखे, गर्दन ऐसे खींची रहेगी, और अगर साइड में सोएं और तकिया ना लें
तो गर्दन ऐसे खींच रहेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दो इंसान एक जैसे नहीं, दो इंसानों के लिए उपचार एक जैसा जी। नहीं, रोकथाम एक जैसी नहीं, हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज करना। बिल्कुल। आप पोस्चर के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, तो चलिए पोस्चर के बारे में ही बात कर लेते हैं। कोविड के बाद हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, लेकिन बच्चों से लेकर बड़ों तक आप हमें बता दीजिए आजकल हमारा पोस्चर कैसा रह रहा है और हमें पोस्चर एक्चुअली में रखना कैसे चाहिए, क्योंकि 5 मिनट तो हम इस पोस्चर में बैठ सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक हम ज़रूर आ जाता है। देखिए, पोस्चर जैसे मैंने बोला, सही पोस्चर वो है जिसमें रीढ़ की हड्डी के कर्व आप मेंटेन कर पा रहे हैं, उन पे तनाव नहीं आ रहा, मांसपेशियों पे तनाव नहीं आ रहा। तो इसके लिए अनिवार्य है कि आप जो कर रहे हैं, पोस्चर खाली बैठने का पोस्चर नहीं है, खड़े होने का पोस्चर, लेटने का पोस्चर, काम करने का पोस्चर, बैठने का पोस्चर, हर चीज़ अनिवार्य है। तो अगर आप बैठ रहे हैं तो वो किस कुर्सी पे बैठ रहे हैं वो भी जरूरी है जी। अगर सोफे पे बहुत देर बैठ रहे हैं और सोफा गहरा है, सोफा ऊंचा है, तो आप अपने आप ऐसे तो हो ही जाएंगे, है ना। पैर नीचे नहीं लग रहे तो सारा जोर जो रीढ़ की हड्डी के थ्रू जा रहा है, तो वहाँ पे तनाव आएगा। तो कुर्सी अच्छी में ठीक हाइट होनी चाहिए, सीट और बैकरेस्ट का एंगल फिक्स्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए जैसे लोग पीछे झुक के बैठते हैं। और कैसे बैठते हैं वो भी जरूरी है। आप पूरा पीछे तक कमर लेके जाएं, बैकरेस्ट के साथ जोड़ के बैठें। बैठना जरूरी, पोस्चर मिलिट्री पोस्चर की जरूरत नहीं है, पर ठीक पोस्चर रखना बहुत जरूरी है। उसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, उसके कर्व सलामत रहने चाहिए, उस पर तनाव ना हो। उसी तरह जब आप बिस्तर में हैं तो पोस्चर जैसे हमने बात ही की, मैट्रेस धसी नहीं होनी चाहिए, तकिया ठीक होना चाहिए, सीधा सोते हैं, साइड पे सोते हैं, उसके हिसाब से। खड़े होने का पोस्चर, अक्सर लोग स्टूपिंग पोस्चर में खड़े होते हैं। सिर तो पूरा कंधों के ऊपर होना चाहिए, ना आगे ना पीछे, सीधा होना चाहिए। और आप बाकी अगर आप काम करने का पोस्चर, वर्क एर्गोनॉमिक्स की हमने बात की, वो बहुत ज़रूरी है। पोस्चर की बात तो यहाँ हुई, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी ये भी जानना है कि ये एक्यूट और क्रॉनिक जो नेक पेन है या बैक पेन है, इनमें फ़र्क क्या होता है? क्योंकि नेक पेन्स को हम बड़ा कॉमन ले लेते हैं, लेकिन कब ये क्रॉनिक शेप ले लेती है हमें पता नहीं चलता, और फिर आप जैसे सर्जन्स की ज़रूरत पड़ जाती है। देखिए, ये आम धारणा है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो होगा ही, हर किसी में उम्र के साथ होता है। गर्दन का दर्द तो होगा ही, गर्दन का दर्द शुरू हुआ, कुछ दवाई ले लेंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये गलत धारणाएं हैं। तो अगर ठीक है, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द बहुत आम है, जैसे कि जुकाम आम है, तो ऐसा नहीं कि जैसे ही कमर का दर्द, गर्दन का दर्द शुरू हुआ भाग के डॉक्टर के पास जाएं। बट अगर वो लंबा चले या उसके साथ कुछ कहते हैं खतरे के सिग्नल, रेड फ्लैग्स कहते हैं हम उसको, वो हो तो फौरन डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए जी। रेड फ्लैग्स के बारे बता दूं, जैसे गर्दन से हाथ में दर्द फैलने लगे, कमर से पैर में दर्द फैलने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे, कमजोरी आने लगे हाथ पैरों में, मलमूत्र नियंत्रण, ब्लैडर बावल कंट्रोल में दिक्कत आने लगे। फिर कुछ और रेड फ्लैग्स हैं, जैसे कि अगर मैकेनिकल पेन होता है, आम तौर से अगर स्ट्रेन होता है मसल्स का, लिगामेंट्स का, जोड़ों का, तो जब आप मेहनत करते हैं तो दर्द बढ़ता है, जैसे ही आराम करेंगे दर्द में आराम आ जाता है। पर अगर विपरीत हो, रात को ज़्यादा दर्द हो, सुबह उठने में ज़्यादा दर्द हो, तो ये भी रेड फ्लैग्स हैं। आपको फौरन सलाह मशवरा करना है। दर्द लंबा चले, आपने इलाज शुरू किया फिर भी ठीक ना हो, तो फौरन डॉक्टरों की सलाह कीजिए। ये हमें याद रखना है कि गर्दन का दर्द बहुत आम है, पर हम ये भी याद रखें कि हर गर्दन का दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता, और हर गर्दन का दर्द मामूली नहीं होता। तो रेड फ्लैग्स का ध्यान रखें, और अगर दर्द लंबी चलती है तो उसका भी ध्यान रखें। एक और चीज जिसके बारे हम अक्सर ध्यान नहीं देते, मानसिक तनाव से भी गर्दन का दर्द बना रहता है। अगर मानसिक तनाव लंबा चले,
जब भी आप तनाव में हैं तो गर्दन के और कंधे के मांसपेशियां तनाव में आ जाते हैं, और जब क्रॉनिक स्ट्रेच बने तो जगह जगह ट्रिगर एरियाज बन जाते हैं। मानसिक तनाव से दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति भी गिर जाती है और उससे दर्द क्रॉनिक बनने के चांस बढ़ जाते हैं। कई बार माइंड सेंसिटाइज हो जाता है, कारण हट जाते हैं, पर माइंड सेंसिटाइज होने के कारण इन्हें हम येलो फ्लैग्स कहते हैं। मानसिक तनाव से माइंड सेंसिटाइज होने के कारण दर्द क्रॉनिक बन जाती है। बिल्कुल। इसके साथ जब आपने बात करी पिल्स की, और हम मसल रिलैक्सेंट्स ले लेते हैं क्योंकि जब गर्दन का दर्द होता है तो वही एक पिल्स होती हैं दैट वी पॉप अप एंड देन वो हमें आराम देती हैं। लेकिन ये मसल रिलैक्सेंट्स कब तक हमारे को हेल्प करती हैं, और आगे जाके क्या ये मसल रिलैक्सेंट्स प्रोलॉन्ग लेना ठीक है? देखिए, दर्द का इलाज जरूरी है, पर उसके एक और भाग है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, कारण हटाना। और दर्द के इलाज के लिए खाली मसल रिलैक्सेंट्स नहीं, आप सेक करें, मलहम लगाएं, फिजियोथेरेपी से मशीन का सेक करवाएं, आप एंटी इन्फ्लेमेटरीज लें। मसल रिलैक्सेंट्स का अपना योगदान है, कई बार एनाल्जेसिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर दर्द में आराम नहीं आ रहा, दर्द के कारण आपकी जीवन शैली, आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल पे असर हो रहा है, तो 100 में 3 लोगों में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। पर हमें कारण पे काम करना, मैं बार बार बोलूँगा रीइंफोर्स करने के लिए, वो मैसेज क्लियर जाना चाहिए श्रोतागण को कि कारणों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो दर्द बार बार उभरेगा, क्रॉनिक बनेगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करा के हमें पता चल जाता है कि ये जो नेक प्रॉब्लम हो रही है दैट हैज़ टेकन अ बैड शेप नाउ। अगर गर्दन का दर्द शुरू हुआ, हर इंसान को एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती, हर इंसान को एक्सरे की ज़रूरत नहीं होती। अगर दर्द लंबा बना रहे या रेड फ्लैग्स हो, रेड फ्लैग्स के बारे में हमने बात की, तो उनमें एमआरआई ज़रूरी हो जाता है। एमआरआई से हमें देखना है कि क्या उसमें ना खाली हमें गर्दन की हड्डियों का पता चलता है, डिस्क का पता चलता है, नसों का पता चलता है, कोई और ऐसी संगीन बीमारी तो नहीं, जैसे कि कभी कभी ट्यूमर भी हो सकता है, कभी कभी वर्टिब्रा कोलैप्स भी हो सकते हैं, कभी कभी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे इंस्टेबिलिटी है, कभी कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी असर हो सकता है, तो टीबी की इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है जी। तो ये कारण हटा लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एमआरआई एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, पर एक्सरे को नज़रअंदाज भी नहीं करना, उसका भी बहुत अहम रोल है, ख़ास तौर से भारत जैसे देश में जहां हर कोई एमआरआई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। जी। कभी कभी कुछ ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस वगैरह को रूल आउट करने के लिए। पर मुद्दे की बात है, टेस्ट कराने से पहले खुद ना जाके कराएं। मतलब दर्द लंबी चली या रेड फ्लैग्स हुए तो ज़रूर डॉक्टरी सलाह मशवरा लें और उनके कहने के हिसाब से टेस्ट करवाएं। बिल्कुल। इसके साथ डॉक्टर साहब, मोबाइल के बिना आजकल हमारा जीवन तो है नहीं, ये तो हम सब मान चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन मोबाइल देखते हम ऐसे हैं, हाँ, और कहीं ना कहीं फिर बहुत देर तक देखते रहें तो फिर गर्दन में दर्द हो जाता है। आज आप बता दीजिए। और फिर उसके बाद कई लोग वॉशरूम में लेकर भी प्रोलॉन्ग बैठे रहते हैं मोबाइल लेकर। तो ये मोबाइल देखने का पोस्चर क्या होना चाहिए, या फिर स्क्रीन देखने का पोस्चर क्या होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है जानना। देखिए, टेक्नोलॉजी के बिना तो इंसान प्रोग्रेस नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, पर टेक्नोलॉजी का ठीक इस्तेमाल भी ज़रूरी। मोबाइल स्मार्ट है, गर्दन शायद उतनी स्मार्ट नहीं है, तो आपको स्मार्ट होना है कि ठीक पोस्चर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो मोबाइल का जब इस्तेमाल करते हैं, एक तो लंबे अरसे पे लगातार ना करें। अगर आप लगातार गर्दन झुका के करेंगे तो भी दिक्कत, बिस्तर में गलत पोस्चर में लेट के करेंगे तो भी दिक्कत। पोस्चर ठीक रख के करिए। थोड़ा आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, अगर मोबाइल की जगह आईपैड पे वही व्हाट्सएप खुल जाता है, वही चीज़ें हो जाती हैं, वही काम कर सकते हैं, उसमें पोस्चर बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक पोस्चर में अगर आप इस्तेमाल करें तो ये बेहतर है। और बाथरूम में जब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, गलत पोस्चर में जाना स्वाभाविक है, तो कैसे यूज़ करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, मोबाइल यूज़ करना गलत नहीं। इसके साथ डॉक्टर साहब ये भी जानना है कि अब हमने टेस्ट करा लिए और हमें पता चल गया कि हमारी नेक प्रॉब्लम ज़्यादा बुरी शेप ले चुकी है,
ज़रूरी ये जानना है कि वो शेप वहाँ तक ना पहुँचे, तो ऐसी 3 बेस्ट नेक एक्सरसाइज़ेज़ आप बता दीजिए, जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है और बिना किसी समय ज़्यादा गँवाए वो ये एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं और अपने नेक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज तो जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज है। जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज जैसे टहलना, ट्रेडमिल करना, एरोबिक, स्विमिंग, डांस, जॉग, खेलना, ये सारे एंड्योरेंस मसल्स को, गर्दन के मसल्स के, कमर के मसल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, ना कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। बट सिंपल एक्सरसाइजेस गर्दन की बता दूं, सबसे पहली है पोस्चर ठीक करने के लिए। तो सिर को, गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएं, 5 सेकेंड होल्ड करें और रिलैक्स करें। दूसरी गर्दन को पीछे ले जाके फिर एक तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर पीछे ले जाके ऐसे, फिर ऐसे, और फिर पीछे ले जाके पीछे की तरफ। सेम मूवमेंट्स रेजिस्टेंस के साथ ग्रेजुअली बढ़ाएं, जैसे जिसमें दर्द ना हो तो जोर ज़्यादा लगाएं। जैसे एक तरफ लेके जा रहे हैं तो हाथ से दूसरी तरफ जोर लगाएं, दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं हाथ से दूसरी तरफ जोर लगाएं। तो इसी तरह इम्पॉर्टेंट है कि जिसमें दर्द ना हो वो करें, और अगर सलाह मशवरा करके करें तो वो बेहतर रहता है। इसके साथ जब हमें नेक पेन होता है तो हम बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स भी यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो ऑयल हो या फिर सिकाई हो। ये बड़ा ज़रूरी है जानना। समझ नहीं आता कभी कभी कि गर्म सिकाई करनी चाहिए या ठंडी सिकाई करनी चाहिए। इसके साथ एक और सवाल है डॉक्टर साहब, हम हीटिंग पैड्स का इस्तेमाल भी बहुत करने लगे हैं। पहले के ज़माने में हम हॉट वाटर बॉटल का यूज़ करते थे, लेकिन आज क्योंकि जल्दी में हर काम करना है तो इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स आ गए हैं। ये सब कितने ज़रूरी हैं? क्या ये कोई डिजेनरेशन तो नहीं करते? देखिए, पहले ये समझ लें कि कैसी सिकाई, गर्म या ठंडी, ये भी जरूरी है समझना। जब दर्द बहुत एक्यूट हो, बहुत तेज हो, तो अक्सर बर्फ के सेक से ज़्यादा आराम आता है। जैसे 48 घंटे हो जाएं तो गर्म के सेक से अक्सर ज़्यादा आराम आता है, पर जनरलाइज नहीं कर सकते। जिसको बर्फ़ के सेक से आराम आए वो बर्फ़ से करे, जिसको गर्म के सेक से आराम आए वो गर्म से करे। तो कई बार कंट्रास्ट बात से भी ज़्यादा आराम आता है। अब रहा गरम सेक। गरम सेक जब वेट फोमेंटेशन करते हैं, जैसे तौलिया गर्म पानी से निचे उड़ के, तो कई बार ज़्यादा आराम आता है, पर वो प्रैक्टिकल नहीं होता। तो चाहे आप हॉट वाटर बॉटल से करें, हीटिंग पैड से करें, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट से करें, सेक तो सेक है। तो ऐसा नहीं है कि इनसे डिजेनरेशन बढ़ती है, पर कुछ संगीन अगर अंदर बीमारियां हों, जैसे कि फ्रैक्चर हुआ हो या अंदर ट्यूमर हो या इन्फेक्शन हो, तो उस पर गर्म सेक करने का नुकसान हो सकता है। तो कहते हैं लिसन टू योर बॉडीज कॉल। अगर आपको उससे आराम मिल रहा है तो आप जरूर कर सकते हैं, गर्म या ठंडा। इसके साथ विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी अगर आपको है तो क्या आपकी गर्दन मजबूत नहीं रहेगी? इसके भी कोई संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं? और जो हम सप्लीमेंट्स लें वो किस तरीके से लें? देखिए, विटामिन डी बोन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी भारतवर्ष में बहुत है। एग्जैक्ट कारण नहीं पता, बट अगर लोग धूप ठीक से ना सेकें, अंदर रहें, या पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, धूप पहुंचती नहीं आप पे, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम ठीक से डिपॉजिट नहीं होता प्रोटीन बेस पे, और इसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं जब ये ज़्यादा बढ़ जाए तो। बट हर विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऑस्टियोमलेशिया नहीं होती। 75% इंडियंस में विटामिन डी कम होगा, पर कम हो तो उसको सप्लीमेंट करके ज़रूर पूरा लें। कैल्शियम की टैबलेट में भी विटामिन डी होता है, बट अलग से लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसी तरह विटामिन B12 की कमी हो, अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेते, हम विटामिन B12 नहीं लेते, तो कई बार दर्द जैसे पैरों में नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो विटामिन B12 का टेस्ट करवा के उसका सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए। पर फिर बता दूं कि एक अच्छी जीवन शैली में अच्छा हम पोषण लें, डाइटरी हैबिट्स अच्छी रखें, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। तो डाइट से जो हमें सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा असरदार होते हैं। आखिरी में सवाल ये डॉक्टर साहब कि 5 ऐसी चीज़ें बता दीजिए जो बिल्कुल हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए और जिससे हमारी गर्दन मजबूत रहेगी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन शैली अच्छी रखें, उसमें जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज रखें, और पोस्चर ठीक रखें, पोषण अच्छा रखें।
दूसरा, मानसिक तनाव कंट्रोल करके रखें। हर किसी को मानसिक तनाव होगा, बट उसको कंट्रोल करके रखना, उसको बस में रखना बहुत ज़रूरी है। रेड फ्लैग्स का ध्यान रखें। रेड फ्लैग्स के आते ही डॉक्टरी सलाह मशवरा आपको लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मिथ्याओं पे ना जाएं, मिथ्स पे ना जाएं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर रीढ़ की हड्डी का, गर्दन का ऑपरेशन हो गया तो हम ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाएंगे, काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। सही है कि अगर ज़रूरत हो ऑपरेशन की, ना करवाएं, उसके कहीं ज़्यादा दुष्परिणाम हो सकते हैं ना कि करवाने के। तो डॉक्टर गूगल का भी ज़्यादा आप विश्वास ना करें। हर चीज़ जो इंटरनेट में वो ठीक नहीं होती। सही प्रोफेशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करें और अल्टीमेटली डॉक्टर से मिलकर ही सलाह लें तो बेहतर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को चुना, जो कि बहुत आम है और जिसके ठीक से उपचार न करने से बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। आज की इस बातचीत को अगर एक लाइन में समझे तो वो ये है, गर्दन का दर्द दर्द नहीं, एक चेतावनी है। हम हर रोज घंटों मोबाइल देखते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, नींद से समझौता करते हैं और जब शरीर आवाज देता है तो हम उसे दर्द की गोली देकर चुप करा देते हैं। लेकिन याद रखिए, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की नींव है। अगर नींव कमजोर हो जाए तो पूरा शरीर हिलने लगता है। आज की लापरवाही कल की सर्जरी बन सकती है। आज से ही अपना पोस्चर सुधारिए, मोबाइल से रिश्ता सीमित कीजिए, नींद पूरी लीजिए और सबसे जरूरी, अपने शरीर की आवाज सुनिए। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी स्वास्थ्य विषय के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।